आइए जी, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। शुरू करें एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लेके प्रभु का नाम। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग चैप्टर सिर्फ और सिर्फ ये इंटर वालों को पढ़ना है। ओके, सो इस चैप्टर में हम लोग करते क्या है, एक बेसिक पहले अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। उसके लिए पहले आपको ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग रिकॉल करना पड़ेगा। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पहले रिकॉल करो, फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग समझ में आएगा। सो नाउ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग क्या सीखते थे, प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना सीखते थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम लोग प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट बनाना सीखते थे, और कैसे बनाते थे इस चीज पे ध्यान देंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट हम लोग कैसे बनाते थे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सारा एज इट इज आता था। फिर इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड हम लोग अज्यूम करते थे कि सारा का सारा फिक्स्ड है। फैक्ट्री ओवरहेड हम अज्यूम करते थे कि सारा का सारा फिक्स्ड है। ऑडिट, फैक्ट्री ओवरहेड हम अज्यूम करते थे कि सारा का सारा फिक्स्ड है, और फिर डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड रेट निकालते थे, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके। याद करो, डिपार्टमेंट ए का रेट था, बी का रेट था। मैं और आपको अच्छे से याद दिला दूं, और अगर अच्छे से याद दिला दूं तो पूरा ओवरहेड को एक बार नज़र में उतार लो कि हम लोग क्या करते थे। पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का नाम होता था, फिर सर्विस डिपार्टमेंट का नाम होता था, उसके कॉलम्स बनाते थे। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से कॉस्ट एलोकेशन होता था, यानी जिस डिपार्टमेंट का जैसा खर्चा वो वहाँ चला जाए। फिर कॉस्ट अपोर्शनमेंट होता था, जिसमें आप कोई रेशियो का इस्तेमाल करते थे, उस रेशियो से कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट होता था सब में। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट को किलोवाट आवर्स में, इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस में, रेंट को एरिया में। तो ये कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन आता था, कॉस्ट एज पर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे आता था। फिर इसके बाद रीअपोर्शनमेंट करते थे, रीअपोर्शनमेंट करते थे जिसमें सर्विस डिपार्टमेंट एक्स का कॉस्ट को हटा के यहाँ पे डालते थे, फिर सर्विस डिपार्टमेंट वाई का कॉस्ट को हटाकर यहाँ पे डालते थे। तो अल्टीमेटली क्या आता था, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। और ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग, ये टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को हम लोग डिवाइड करते थे आवर्स से, वर्किंग आवर्स से, तो ओवरहेड रेट आता था। तो ओवरहेड रेट हम लोग जो भी निकालते थे वो डिपार्टमेंट वाइज प्रेफर करते थे। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बोलता है ओवरहेड डिपार्टमेंट वाइज निकालो, उसका ओवरहेड रेट होगा पर आवर या जो भी बेसिस होगा, मल्टीप्लाइड बाई फिर जिस प्रोडक्ट का आप कॉस्ट शीट बना रहे हो उसका एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो दोनों का ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड आ गया, बाहर में लिखा टोटल कॉस्ट आ गया। ठीक है, अब नया ज़माना बोलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, नया ज़माना बोलते हैं हम इसको, बोलते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज पुराना ज़माना। ठीक है, और ये है नया ज़माना। नया ज़माना बोलता है उस तरह से यदि कॉस्टिंग करोगे ना तो प्रोडक्ट कॉस्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं है। ये जो कॉस्टिंग टेक्निक है इसमें प्रोडक्ट कॉस्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस ज़माने में बना था उस ज़माने के हिसाब से ठीक था। अभी नया ज़माना आ गया है। नया ज़माना बोलता है कि आपको नए ज़माने का सिस्टम के हिसाब से कॉस्टिंग करना चाहिए। अब नए ज़माना में क्या सिस्टम है, नया ज़माना में कस्टमर अपना प्रोडक्ट में बहुत सारा कस्टमाइजेशन मांगता है। इवन इन लार्ज स्केल कंपनीज ऑल्सो दे नीड टू मेक कस्टमाइज प्रोडक्ट्स। जैसे गाड़ी है फॉर एग्जांपल, गाड़ी में क्या होता है कि एक बेस मॉडल आता है, फिर उसके ऊपर का मॉडल, फिर उसके ऊपर का मॉडल, फिर उसके ऊपर का मॉडल। मोबाइल फ़ोन आता है, फिर एक बेस मोबाइल फ़ोन आता है,
फिर आप उसमें 32 GB का स्टोरेज लेते हो, 64 लेते हो, 128 लेते हो, तो बेस के बाद वो एनहेंसमेंट करते रहते हैं हम लोग। लार्ज स्केल प्रोडक्शन में भी कस्टमाइजेशन का स्कोप लाना पड़ता है, वरना कस्टमर का मन आप जीत नहीं सकते। सो जब आपको अपना प्रोडक्ट में इतना वेरिएशन लाना पड़ता है, और आप अगर उस समय भी पुराना कॉस्टिंग सिस्टम डालोगे, तो पुराना कॉस्टिंग सिस्टम में इतना कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि वो जो प्रोडक्ट में वेरिएशंस आ रहे हैं उसके हिसाब से उसमें कॉस्ट डाल सके। अब मान लीजिए कोई प्रोडक्ट में वेरिएशन लाया जा रहा है और उसके लिए ज़्यादा मेहनत हो रहा है, ठीक है। अब वो मेहनत डिपार्टमेंट ए में भी बहुत सारा काम होता है, डिपार्टमेंट बी में भी बहुत सारा काम होता है। अब ए में मान लीजिए कम से कम 3 रकम का काम हो रहा है, जो डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग है या डिफरेंट वर्क है, इसमें उसको अपने एक्टिविटीज़ बुलाते हैं। तो इसमें डिपार्टमेंट में एक्टिविटी 1 हो रहा है, 2 हो रहा है और 3 हो रहा है, सोचो, ठीक है। हमने यहाँ पे सोचा था कि ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट पर आवर डिपार्टमेंट ए का, एक एग्जांपल में सोचो कि वो 50 रुपीज़ पर आवर है, और उसमें इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 5 घंटा लगता है, 5 नहीं 6 घंटा लगता है, सोचो 6 आवर्स लगता है। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब होना चाहिए था इसका 15 × 6 के हिसाब से 300। तो फिर और फर्दर जब एनालाइज किया कि डिपार्टमेंट ए में 3 तरह का काम होता है, ओके, उसमें 2 घंटा इधर लगता है, 2 घंटा इधर लगता है, 2 घंटा इधर लगता है, तो ये ठीक लग रहा है, ये 6 घंटा का 50 रुपया ठीक लग रहा है। अब क्या हो रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है फैक्ट्री में जिसमें इसी प्रोडक्ट का कोई वेरिएशन है, जिसमें मान लीजिए एक्टिविटी 1 में 6 घंटा लगेगा और इसमें 2 और 2 लगेगा, तो टोटल टाइम तो बढ़ गया, पहले 6 था अभी हो गया 10। अब 10 आवर्स का कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करेगा, 10 आवर्स का कॉस्ट एट द रेट 50 डाल देगा, ठीक है। बट आप देखो प्रोपोर्शनेटली सारा एक्टिविटी नहीं बढ़ा, सिर्फ एक्टिविटी 1 में 4 घंटा बढ़ा। तो आपका एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या कर रहा है, बोल रहा है मेरे पास तो रेट जो है पूरा डिपार्टमेंट का है, अब वो डिपार्टमेंट का रेट है 50 रुपीज़ पर आवर। अब आप डिपार्टमेंट में कोई भी काम मेरे से ज़्यादा कराएंगे तो हम तो रेट 50 लगा देंगे। अब हो सकता है एक्टिविटी 1 यहाँ पे ऐसा एक्टिविटी है जिसका रेट एक्चुअल में एक्टिविटी में जो मेहनत है वो रेट थोड़ा सा और 2 और 3 के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा महंगा है, या ज़्यादा उसमें काम होता है, ज़्यादा उसका कॉस्ट लगता है, ठीक है, एक्टिविटी 2, 3 के मुकाबले। बट आपके पास कोई ज़रिया नहीं है, आपको 50 रुपये रेट मानना पड़ेगा, क्योंकि आपका रेट डिपार्टमेंट का रेट है, डिपार्टमेंट में अलग अलग काम जो करे उसका रेट आपके पास नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपका अगर डिपार्टमेंट का आवर बढ़ा तो आप सबको 50 रुपये से ही समझोगे। अब कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी में अगर रेट कम भी है 50 से तो भी 50 ही रेट लगेगा, कभी रेट ज़्यादा भी है तो भी 50 ही रेट लगेगा। सो कहीं ना कहीं कॉस्ट एवरेज हो जा रहा है, जैसा काम हो रहा है वैसा कॉस्ट नहीं आ रहा है। इसलिए हमें लगा कि हमें कोई नया कॉस्टिंग सिस्टम खोजना चाहिए, जिसका नाम हम लोग रखेंगे एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अच्छा, इसको ABC आप लोग मटेरियल कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, ABC एनालिसिस, उससे कंफ्यूज मत करिएगा, वो और ये एकदम अलग है। वो एक मटेरियल का स्टॉक एनालिसिस का कॉन्सेप्ट है, परेटो एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। ये एक कॉस्टिंग सिस्टम है जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या करता है, पूरा डिपार्टमेंट का एक कंबाइंड रेट लेके चलता है। डिपार्टमेंट में कोई भी काम ज़्यादा हुआ तो वो अपना कंबाइंड रेट ही लगा देगा। बट एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बोलता है एक डिपार्टमेंट में भी मल्टीपल एक्टिविटीज़ हो रहे होंगे, हर एक्टिविटी का रेट निकालो, फिर जो एक्टिविटी ज़्यादा हुआ उसका ही कॉस्ट बढ़ेगा, जो एक्टिविटी नहीं हुआ उसका कॉस्ट नहीं होगा, जो एक्टिविटी का कॉस्ट कम है उसका कम कॉस्ट लगेगा। सो इससे कॉस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाता है। क्या होता है, कॉस्ट कैलकुलेशन थोड़ा सा और एक्यूरेट हो जाएगा, बस यही फ़र्क है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विल हेल्प यू to estimate the cost of your product with more accuracy because there is no averaging done. Okay, so what will be the product cost statement under activity cost system? Product cost statement is coming here. Now after this we have direct material same, direct labor same, direct expense same, so there is no difference. Now for factory overheads which are assumed all fixed, we don't have department wise concept,
in department A, say we have activity number 1, activity number 2, activity number 3, and in department B also you got to find out what are the different activities that we are doing there. So activity number 4, activity number 5, something like this. You have to make the list of activities, then activity wise rate will come, okay, then multiplied by actual basis that is being used for manufacturing the product. So that way you will get activity wise overhead absorbed, and then the total cost will come. So what it will do for you is it will trace the cost more accurately for your product. जहाँ पे जितना काम हुआ उतना ही कॉस्ट लगेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो, हम लोग सैलून में जाते हैं, ठीक, हेयर कट कराने. बहुत इजी सा एग्जाम्पल है, हेयर कट कराने. अब क्या होता है, हेयर कट में शैम्पू होती है, एसी चल रहा होता है. एसी कभी कुछ एरिया में लोग बैठा देते जहाँ एसी नहीं भी चल रहा होता है. मतलब मान लीजिए सैलून में 2 रूम है, एक रूम में एसी नहीं है, एक रूम में एसी है, शैम्पू होता है. बट वो लोग क्या करते हैं ना, एवरेज रेट निकाल के रखते हैं, हेयर कट 300 रुपया फॉर एग्जाम्पल. अब कोई कस्टमर आया, वो बोला मेरे को शैम्पू नहीं करना है, मेरा शैम्पू किया हुआ है, मुझे शैम्पू नहीं करना है, मेरे को जल्दी है, मेरा हेयर कट करिए बिना शैम्पू के. तो नियम के हिसाब से उसका काम में मेहनत कम हुआ, शैम्पू नहीं हो रहा है तो उसका रेट कम होना चाहिए. बट हम नहीं करते, हम बोलते हैं नहीं, मेरा रेट तो 300, शैम्पू कराओ या ना कराओ. तो दिस इज़ अनफेयर, फैक्चुअली दिस इज़ अनफेयर ना. बट हम लोग चलाते हैं, हमारा रॉब है, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग बोलते हैं उसको, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ट्रेडिशनल पुराना ज़माना से जो चला आ रहा है वही कॉस्टिंग सिस्टम हम चला देंगे. हम बोलेंगे कि नहीं, हम तो चेंज नहीं करेंगे, शैम्पू कराना है कराओ, नहीं कराना है मत कराओ. रेट हमारा एक ही है जिसका नाम है ट्रेडिशनल रेट, जिसका नाम है ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट. हम तो सबका आपसे चार्ज लेंगे. आपका काम के लिए हमने बेसिन यूज़ ही नहीं किया, आपका काम के लिए हमने अगर एसी भी यूज़ नहीं किया, शैम्पू भी यूज़ नहीं किया, तो हम आपको कोई रियायत नहीं देंगे. छोटा कंपनी, छोटा स्केल में सब चलेगा, आपका रुआ भी चलेगा. बट जब आप लार्ज स्केल में चले जाओगे, अब गाड़ी में आप बोल रहे हो हमको एसी नहीं चाहिए, बिना एसी वाला गाड़ी दो, आपका कंपनी बोलेगा कि नहीं मैं तो एसी का भी चार्ज लूँगा ही, आप एसी लेना चाहते हो लो, नहीं लेना चाहते हो मत लो. तो वो कस्टमर भाग जाएगा, बोले हम दूसरा से गाड़ी लेंगे. और दूसरे लोग बैठे हैं उसको टिका निकालने के लिए कि यहाँ चलो आओ, तुमको एसी नीचे में एसी निकाल के तुमको दे देगा, तुमको जैसा चाहिए वैसा ले लो. तो कस्टमर अगर उधर डाइवर्ट होने लग गया तो आपका बिजनेस तो बैठ जाएगा ना. सो लार्ज स्केल में कंपटीशन का हीट ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे दूसरा कंपनी लोग कभी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए कोई भी पॉलिसी बना सकता है. इसलिए वो कस्टमर का ज़रूरत के हिसाब से कॉस्टिंग भी करना उचित होता है उनके यहाँ पर, उनके यहाँ उसके हिसाब से प्राइसिंग भी होता है. इसी को बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और प्राइसिंग. ओके, जैसे बैंक में भी अपने जाते हैं तो वो अपने से बोलता है ना, चेकबुक चाहिए अलग चार्ज, नहीं चाहिए मत, कोई चार्ज नहीं. आरटीजीएस कराना है अलग चार्ज, वोडाफोन या एयरटेल यूज़ करते हो कॉलर ट्यून लगाना है अलग से चार्ज, डेटा का टॉपअप चाहिए अलग से चार्ज, ठीक है, एसएमएस अगर आपको भेजना है उसका अलग से एक टॉपअप है. फॉर एग्जांपल रोमिंग चाहिए अलग से टॉपअप है. तो जो आप सर्विस लोगे आप उसी का चार्ज दोगे. जहाँ पे जैसा कस्टमर सर्विस ले रहा है या जैसा कस्टमर प्रोडक्ट में कस्टमाइजेशन करा रहा है उसके हिसाब से प्राइसिंग हो रहा है. मतलब वो लोग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ही कर रहे हैं, वरना वो कंपनी चलेगी नहीं. ये नए ज़माने की ज़रूरत आ गई है. ओके, तो ट्रेडिशनली एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक्सटिंक्ट हो गया ऐसा नहीं है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग अभी भी यूज़ कर ही रहे हैं, हम लोग भी यूज़ करते हैं. आप हमारे यहाँ पर मान लीजिए स्टूडेंट हैं और आप हमारे यहाँ पे मान लीजिए आके लाइव क्लास करते हैं और फिर मान लीजिए उसका बैकअप भी करना चाहते हैं और आप कभी बोलते हैं हमको खाली लाइव ही करना है, हम तो बैकअप नहीं करेगा, आप फीस कम करिए. हम बोलेंगे नहीं करेंगे, हमारा मोटा चार्ज है, ट्रेडिशनल सिस्टम है, बैकअप करो या ना करो फीस तो यही लगेगा. ऑलराइट, तो हम लोग के यहाँ पे ट्रेडिशनली हम लोग चलाते हैं, हम लोग एक्टिविटी बेस्ड नहीं चला पाते. ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका आइडेंटिटी क्या है बिजनेस में, आपका बिजनेस में गुडविल क्या है, आपके पास लोग आएंगे क्या, या इंडस्ट्री प्रैक्टिस क्या चल रहा है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं. मे बी अगर सबको ही हम लोग के इंडस्ट्री में चालू कर दें कि नहीं ये तो यार जो बैकअप नहीं करेगा उसका फीस कम, जो बैकअप करेगा उसका फीस ज़्यादा, अगर सब कुछ शुरू कर दें तो हम लोग को भी शुरू करना पड़ जाएगा. तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में लार्ज स्केल में तो ये सब शुरू हो चुका है, तो उन लोग को अपना फॉलो करना पड़ता है. ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. अब क्या होता है, जैसे आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में
यहाँ पे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना के, फिर सर्विस डिपार्टमेंट बना के, प्राइमरी सेकेंडरी करके अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का कॉस्ट निकाल कर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का फिर रेट निकाल दो। अभी समझ लेना बस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जगह डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाएंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, फिर सपोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं, एक प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती हैं। सपोर्ट एक्टिविटीज़ का सारा कॉस्ट फिर प्राइमरी एक्टिविटीज़ में रीअपोर्शनमेंट करके डाल दिया जाता है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़ आता है। फिर एक्टिविटी वाइज बेसिस खोजा जाता है, जैसे आवर्स का भी बेसिस होगा, हर एक एक्टिविटी का अलग अलग बेस हो सकता है जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बेसिस हो सकता है। फिर एक्टिविटी वाइज रेट आएगा। आपका एग्जाम में उतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता एक्टिविटी को लेकर कि आपको सारा प्राइमरी और सपोर्ट एक्टिविटीज़ करना है, फिर सपोर्ट का कॉस्ट को प्राइमरी में लाना है, इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। बट प्रोसेस वही है कि बस डिपार्टमेंट हटा के कॉलम्स बढ़ जाएंगे एक्टिविटीज़ के, प्राइमरी और सपोर्ट हो सकते हैं। सपोर्ट में कॉस्ट जो गया है उसको फिर वापस प्राइमरी में लाना पड़ता है और फिर डिवाइड करके रेट निकालना पड़ता है। फिर हर एक प्रोडक्ट में क्या क्या एक्टिविटी का यूज़ हो रहा है उसके बेसिस पे मल्टीप्लाई करके रेट ऑफ एक्टिविटी से कॉस्ट निकाला जाता है। सो नाउ पॉइंट आ रहा है, एक्टिविटीज़ जब अपने बात करेंगे, ठीक है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्टिविटीज़ है। क्या करना है आपको, आइडेंटिफाई करना है अपने एक्टिविटीज़ को। व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू आइडेंटिफाई सेवरल एक्टिविटीज़ दैट इज बीइंग डन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। ये सबसे बड़ा पेचीदा काम है, टेक्निकल काम है कि अब डिपार्टमेंट था एक, उसमें कितना एक्टिविटी हो रहा है उसको खोजना पड़ेगा। तो जैसे कोई नया काम होगा उसका लिस्ट बनेगा, हो सकता है कुछ एक्टिविटी रोज ही होते हैं, कुछ एक्टिविटी वंस इन अ वाइल होते हैं, बट उस सब एक्टिविटी का नोटिंग करना पड़ेगा। उसमें प्राइमरी एक्टिविटीज़, सपोर्ट एक्टिविटीज़ क्या है, सब आपको खोजना पड़ेगा। प्राइमरी मतलब जो मान लीजिए जिसके बिना प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। सपोर्ट मतलब जो आपका ऐसा है जो प्राइमरी को हेल्प करता है कि प्राइमरी और अच्छा इजीली एग्जीक्यूट हो पाए। फिर हर एक्टिविटी का कॉस्ट पता करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि आपका कॉलम्स बन जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज़ का, फिर सपोर्ट एक्टिविटीज़ का कॉलम बन जाएगा, सपोर्ट एक्टिविटीज़ का कॉस्ट घूम के फिर प्राइमरी में आएगा। तो अल्टीमेटली क्या आएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। जो भी टोटल कॉस्ट आता है उसको बुलाते हैं कॉस्ट पूल। क्या बुलाते हैं, कॉस्ट पूल। कॉस्ट पूल ऑफ ईच एक्टिविटी आपको पता करना और एंड में प्राइमरी एक्टिविटी का ही मालूम होना चाहिए। फिर अगर टोटल कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी आ गया तो आपको क्या करना है, उसका एक बेसिस चूज करके उसको डिवाइड करके रेट निकालना है। अब एक्टिविटी वाइज बेसिस डिसाइड करना पड़ रहा है। जैसे आपको हम लोग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सिखाए देना कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आप प्रोडक्शन ओवरहेड में आप 6 बेसिस यूज कर सकते हो। याद आ रहा है, क्वांटिटी प्रोड्यूस, लेबर आवर, मशीन आवर, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। तो वैसे करके एक्टिविटी में भी कुछ बेसिस होते हैं, वो एक्टिविटी का नेचर से पता चलता है। जैसे एक एक्टिविटी है जिसमें मटेरियल रिसीव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ मटेरियल रिक्विजिशन। एक एक्टिविटी है जिसमें मान लीजिए मशीन का सेटअप कर रहे हैं, मशीन का सेटअप हो रहा है तो नंबर ऑफ टाइम सेटअप वाज डन या नंबर ऑफ बैचेस रन। ऐसे आपको हर एक्टिविटी का अपना अपना ड्राइवर, इसको बेसिस भी बोलते हैं या ड्राइवर भी बोलते हैं, वो चुनना पड़ता है। डिटरमाइन द कॉस्ट ड्राइवर्स। कॉस्ट ड्राइवर्स आर नथिंग बट बेसिस यूज्ड फॉर फाइंडिंग द रेट। बेसिकली कॉस्ट ड्राइवर्स का मतलब ये होता है कि ऐसा चीज खोजो जो उस एक्टिविटी का कॉस्ट को बढ़ाता घटाता है। ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी आगे ले जाता है, पीछे चलाता है, गाड़ी चलाता है। वैसे कॉस्ट ड्राइवर मतलब क्या हुआ, जो एक्टिविटी का कॉस्ट को बढ़ा देगा। मतलब वो ड्राइवर का वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एक्टिविटी कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे अगर आप नंबर ऑफ बैचेस बढ़ा देंगे, मशीन सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ बैचेस एक भी नहीं होगा तो सेटअप एक भी नहीं होगा। सो इट इज़ लाइक दैट। तो ड्राइवर माने बेसिस, जो उस एक्टिविटी कॉस्ट को लिंक किया हुआ है। और फिर आप टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी और उसका कॉस्ट ड्राइवर को डिवाइड करके उस एक्टिविटी वाइज रेट निकाल लोगे। और एक्टिविटीज वाइज रेट आ गया तो फिर ऊपर प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट में जाकर एक्टिविटी रेट इनटू एक्चुअल बेसिस जो प्रोडक्ट में यूज हो रहा है मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस्ट आएगा। ठीक है। सो एडवांटेजेस, लिमिटेशन, रिक्वायरमेंट हम थोड़ी देर बाद पकड़ते हैं, ये सब थ्योरी का ज्ञान। ओके, एक एग्जाम्पल है, पहले उसको करते हैं, उससे पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़कर थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लेंगे। चलो आओ एग्जाम्पल देखो इसका। केडी लिमिटेड इज फॉलोइंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बजटेड ओवरहेड्स, कॉस्ट ड्राइवर्स एंड वॉल्यूम आर एज फॉलोज। ये देखो यहाँ पर एक्टिविटीज़ का नाम है मटेरियल प्रोक्योरमेंट, मटेरियल हैंडलिंग। प्रोक्योर करना मतलब लेके आना, हैंडलिंग मतलब लेके आके इधर उधर संभाल के रखना जब तक कि मशीन में यूज़ नहीं होता। फिर मेंटेनेंस, फिर सेटअप, फिर क्वालिटी कंट्रोल, ये सब एक्टिविटीज़ के नाम है। और उसका कॉस्ट दिया हुआ है, तो एक्चुअली कॉस्ट पूल यही है। फिर उनका ड्राइवर भी दिया हुआ है कि क्या क्या
कॉस्ट ड्राइवर हर एक एक्टिविटी के लिए लागू है। जैसे आप लोग बोलते हो ना, रेंट का ड्राइवर होता है एरिया, याद करो फ्लोर एरिया। डेप्रिसिएशन का ड्राइवर होता है कॉस्ट ऑफ मशीन, याद आ रहा है। इनडायरेक्ट वेजेस का ड्राइवर होता है डायरेक्ट वेजेस। वैसे हर एक एक्टिविटी का अपना ड्राइवर है। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कौन सा ऑर्डर्स, परचेज ऑर्डर्स, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स, ओके। फिर मटेरियल हैंडलिंग है तो नंबर ऑफ मूवमेंट, मूवमेंट मतलब कितना बार मटेरियल को इधर से उधर लेके गया, हैंडलिंग मतलब इधर से उधर ले जाने का जो साधन बनाया हुआ है उसका खर्चा। मेंटेनेंस है तो मेंटेनेंस आवर्स, सेटअप है तो नंबर ऑफ सेटअप्स, क्वालिटी कंट्रोल है तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, कितनी बार हमने चेकिंग किया उससे क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट है, उसका भी टोटल दिया हुआ है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी दिया हुआ है, टोटल ऑफ ड्राइवर दिया हुआ है, दोनों को डिवाइड करोगे रेट आ जाएगा। फिर बोल रहा है कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड अ बैच ऑफ 7,600 यूनिट्स, इट्स मटेरियल कॉस्ट वाज 24,62,000 एंड वेजेस है 468,500। फिर यूसेज एक्टिविटीज ऑफ द सेड बैच आर एज फॉलोज, उसने उस बैच को बनाने में क्या क्या एक्टिविटी यूज़ हुआ। मटेरियल ऑर्डर 56 यूज़ हुआ, तो ऑर्डर का यूज़ से आप उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट निकाल लोगे, यानी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट निकाल लोगे। मूवमेंट 84 टाइम्स हुआ, तो इससे हैंडलिंग कॉस्ट आ जाएगा। इसका जो रेट आएगा ना उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हैंडलिंग कॉस्ट आएगा। मेंटेनेंस उसमें 1420 आवर्स हुआ, तो मेंटेनेंस का रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। सेटअप उसमें 60 बार हुआ, ऐसे लिख रहा है देखो, एक बैच 7,600 यूनिट का है तो हिसाब से तो एक ही बैच हुआ, एक ही सेटअप होना चाहिए, बट बोल रहा है अलग से सेटअप उसके अंदर 60 बार हुआ तो 60 ही मानोगे। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 18 बार हुआ, तो जो रेट आया मल्टीप्लाइड बाई दिस करोगे तो आपका टोटल कॉस्ट आ जाएगा। करने क्या बोल रहा है क्वेश्चन, कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट एंड कैलकुलेट द टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच। तो पहले अपने कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेते हैं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जो करा रहा हूँ ना इसी तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में बस। सो पहला वर्किंग है कॉस्ट ड्राइवर रेट, कॉस्ट ड्राइवर रेट्स। सो कॉस्ट ड्राइवर रेट कैसे आएगा, एक्टिविटी का नाम लिखेंगे, उसका कॉस्ट पूल लिखेंगे, उसका कॉस्ट ड्राइवर्स लिखेंगे और फिर दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेट पर ड्राइवर आएगा, ठीक है। सो एक्टिविटी का नाम वाम आप समझ ही पा रहे होंगे, मटीरियल प्रोक्योरमेंट, मटीरियल हैंडलिंग, फिर अपने पास क्या है, मेंटेनेंस, सेटअप और क्वालिटी। मेंटेनेंस, सेटअप और क्वालिटी। फिर कॉस्ट पूल अपने पास क्या क्या है, ये सारा फिगर्स 1842, ठीक है 1842। फिर अपने पास है यहाँ पर 850, 2456, रिपीट करे क्वेश्चन से, 850, 2456। फिर अपने पास है 912 और 442, 912, 442। कॉस्ट ड्राइवर्स क्या क्या है, 1200 ऑर्डर्स, 1240 मूवमेंट्स, 1200 ऑर्डर्स, 1240 मूवमेंट्स। आप डिवाइड करके रेट निकालते चलिए। तो नेक्स्ट आ रहा है 17,550 आवर्स, 17,550 आवर्स, ठीक है। सेटअप दिया हुआ है 1450 सेटअप्स और यहाँ पे ये 1820 इंस्पेक्शंस। नाउ डिवाइड करो, रेट बताओ। $1842 डिवाइड बाई 1200 इज 1535, ओके, कृष्ण ने दे दिया है। फिर 685.48, फिर 139.94, फिर 628.96 और फिर है 242.85। चेक कर लीजिए आप लोग,
86 बोल सकते हैं, 857 है तो 86। नाइन सेवन डेसिमल जब 0.96 के बाद 5 में आ रहा है ना, तो नेक्स्ट में राउंड ऑफ कर देते हैं हम लोग। ठीक है, गुड। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या करना है, अब टोटल एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच। नंबर 2, टोटल कॉस्ट एंड यूनिट कॉस्ट फॉर द बैच। यूनिट कॉस्ट मतलब कॉस्ट पर यूनिट। सो फॉर्मेट वही होगा, एक्टिविटीज, फिर आएगा आपका टोटल कॉस्ट, फिर आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। सो एक्टिविटीज में मटेरियल प्रोक्योरमेंट, जैसे पूरा कॉस्ट शीट भी बनाने बोलता है, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, सब कुछ लेना पड़ेगा अपने को। एक्चुअली तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर दिया हुआ तो वहीं से शुरू होगा खेल। मटेरियल कॉस्ट वाज 2462, तो मटेरियल कॉस्ट 2462, ठीक है। और इस बैच में कितना यूनिट से क्वेश्चन में बोला था ना, 7600 यूनिट से आप देखिए, तो आपको डिवाइड करके कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। तो एक तरह से हम लोग कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। मटेरियल कॉस्ट है, फिर वेजेस है, आप डिवाइड बाय 7600 करिए, रेट आ जाएगा। फिर वेजेस का कर रहा हूं, 468,500 है, फिर आ रहा है हमारा मटेरियल प्रोक्योरमेंट, यानी ओवरहेड कॉस्ट आ गए सारे। मटेरियल प्रोक्योरमेंट, अब देखो मटेरियल प्रोक्योरमेंट का रेट आपको मालूम है 1535 पर ऑर्डर लगता है, तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप, कितने ऑर्डर्स हमारे यहाँ पर हैं, 56 ऑर्डर्स हैं, इंटू 56, ठीक है। उसी तरह से मटेरियल हैंडलिंग है, हैंडलिंग में रेट हमारा 685.48 है, 685.48 है, मल्टीप्लाइड बाई कितना मूवमेंट हुआ हमारा, 84 इंटू 84, फिर है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का हमारा है 139.94, इंटू 1420, ठीक है। फिर है हमारा मेंटेनेंस के बाद सेटअप और क्वालिटी, सो सेटअप का रेट है 628.97, क्वालिटी का रेट है 242.86, सो 628.97 इंटू 1450 और 1820, सॉरी इंटू 60 एंड 18, यहाँ 60 यहाँ 18। सो नाउ आप इसको आराम से मल्टीप्लाई करके कॉस्ट पर यूनिट पे निकाल सकते हो। सो ये आ रहा है 85,960, देन इट इज 57,580, देन इट इज 198,715, फिर 37,738, देन 4,371। अब ये सबको जोड़ दीजिए, 2462, 468, 500, 85,960,
57 580 198 715 37738 4371, सबका टोटल आ रहा है 33 14 864, राइट। लकी वर्मा इज करेक्ट। अब कॉस्ट पर यूनिट सब में 7600 डिवाइड करते रहेंगे तो इसमें आ रहा है 436.17। मैंने टोटल में कर दिया, अब आप इंडिविजुअली अपना करते रहिए, अभी मुझे मत दीजिए आंसर, विच इज़ वेरी इजी दैट एनी वन कैन डू। नाउ समटाइम्स ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन में आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स का कॉस्ट करने बोलेगा, तो मल्टीपल प्रोडक्ट्स होगा तो कॉलम्स बनता जाएगा। यहाँ पे जैसे एक ही बैच का था ना, हो सकता है आपको बोले प्रोडक्ट ए बी सी 3 का कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, तो ए बी सी ऐसा करके कॉलम्स बन जाएगा, गॉट इट। और दूसरा और भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन में ना सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है, तो सेल्स आपको निकाल लेना होता है, प्रॉफिट निकाल लेना होता है। फिर उन लोग पूछते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग इनकम, प्रॉफिट माने ऑपरेटिंग इनकम एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स भी पूछा है, ऐसा भी सम्स मैंने देखा है पहले आपका आरटीपी एमटीपी पास पेपर में, तो इसलिए मैंने बता दिया। तो ये अगर ज़रूरत पड़े तो ये भी कर देना, अगर क्वेश्चन में बोला हो तो आपको और थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्किंग करना पड़ेगा, और ऐसा हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स का करना पड़ेगा। अच्छा, ऐसा भी होता है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ऑल्सो रिक्वायर कि आपको ट्रेडिशनल में कॉस्ट बताना है। क्वेश्चन में ऑल्सो रिक्वायर इन द सेम क्वेश्चन ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाओ, में ऑल्सो रिक्वायर ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन में ऑल्सो रिक्वायर ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट, ठीक है। क्वेश्चन में ऑल्सो रिक्वायर ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट में क्या होगा, देखो इसी सम में यदि मैं करूं, तो मैं एक ढांचा बना सकता हूं, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा। तो मटेरियल कॉस्ट जैसा होता है वही होता है, लेबर कॉस्ट भी जैसा होता है वही होता है, ठीक है। बट ओवरहेड कॉस्ट डिपार्टमेंट वाइज होगा, डिपार्टमेंट का तो डिटेल क्वेश्चन में है नहीं, या फिर टोटल में आएगा। टोटल अब मतलब क्या हुआ, टोटल मतलब डिपार्टमेंट वाइज नहीं है ना, तो ये सारा बजटेड ओवरहेड्स को टोटल करो। एग्जांपल में टोटल करो, जैसे टोटल आ रहा है 1842, 850, 2456, 912 और 442, ये आ रहा है 65,02,000। फिर ट्रेडिशनल से ये सम बन नहीं पाएगा बिकॉज उसके लिए यहाँ पे डिटेल्स नहीं है, बट अगर हुआ तो आपको यहाँ पे ओवरहेड रेट निकालना पड़ेगा। ओवरहेड रेट कैसे आता मैं वो समझा दे रहा हूँ। जो बजटेड टोटल ओवरहेड है वो लेना होगा, जो हमारा भी फिगर आया 65,02,000, डिवाइड बाय करोगे बजटेड बेसिस। वो बेसिस अभी इस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, मे बी लेबर आवर्स हो सकता है। से क्वेश्चन में दिया होता कि टोटल लेबर आवर्स ये, तो क्या आता आपका रेट पर लेबर आवर आता। फिर इस बैच का जिसका अपने कॉस्ट स्टेटमेंट बना रहे हैं उसका आपको एक्चुअल लेबर आवर्स भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता, ठीक है, एक्चुअल लेबर आवर्स भी दिया हुआ होता, तो आपका इस बैच का ओवरहेड कॉस्ट आ जाता, और आपका ऑफ कोर्स फिर से वही टोटल में भी आंसर आ जाता और पर यूनिट में भी आंसर आ सकता था। टोटल पर यूनिट जैसे होता है वैसे ही होता, फिर आता। फिर क्वेश्चन ये भी बोलता है कभी कभी कंपेयर करो ट्रेडिशनल और एक्टिविटी बेस्ड को। क्वेश्चन में ऑल्सो रिक्वायर ट्रेडिशनल कॉस्ट स्टेटमेंट का स्टेटमेंट, और कंपैरिजन में भी रिक्वायर्ड कंपैरिजन ऑफ ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ट्रेडिशनल वर्सेस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी पूछेगा, तो उसमें क्या करोगे, इस कॉस्ट को उस कॉस्ट से कंपेयर करके बताओगे कि कहाँ पे कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। कमेंट ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कॉस्ट, बस बोलना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को देखो इसमें कॉस्ट बढ़ गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, और इस प्रोडक्ट को देखो इसमें कॉस्ट घट गया एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में। ज़्यादा एक्यूरेट है हमेशा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल एक्यूरेट नहीं है।
तो कंपैरिजन पूछेगा तो जस्ट राइट कमेंट्स, ओके, कमेंट ऑन इंक्रीज और डिक्रीज बाय कंपेयरिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रेडिशनल एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो मतलब इसके बियॉन्ड कोई नहीं है। एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ऑपरेटिंग इनकम पूछेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें आपको ट्रेडिशनल भी पूछेगा और बोलेगा कंपेयर करो, और एक सम जो आपने किया भी एज इट इज़ वैसा ही हो सकता है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है। अब थ्योरी के लिए थोड़ा बहुत और ज्ञान है, बहुत ज़्यादा आता नहीं एग्ज़ाम में, बट नॉलेज पर्पज़ के लिए जान के हम लोग ख़त्म करेंगे कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे आप लोग ओवरहेड्स में ओवरहेड क्लासीफाई करते हो ना, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, क्वालिटी कंट्रोल, वैसे ही टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ भी हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्ट लेवल और फैसिलिटी लेवल। यूनिट लेवल होता है जैसे किसी प्रोडक्ट को पकड़ के सोचना पड़ेगा, एक प्रोडक्ट का अगर यूनिट्स को बढ़ा देंगे तो कौन सा कॉस्ट बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल होता है उसमें इनडायरेक्ट मटेरियल, ओवरहेड का ही आइटम्स का नाम सोचना है जो आपका एक्टिविटीज में अब कैटेगराइज हो रहा है। समझ लो टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज लाइक टाइप्स ऑफ रिक्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स into different names. So unit level activities are those activities which will increase its cost if units produced of a product is increased. So example is indirect material. और एक होता है कोई कोई प्रोडक्ट में यूनिट लेवल टेस्टिंग होता है, हर एक यूनिट को टेस्ट किया जाएगा। जैसे कैलकुलेटर जब बनता है ना तो इसमें एक एक कैलकुलेटर को टेस्ट किया जाता है, घड़ी जब बनता है तो एक एक घड़ी को टेस्ट किया जाता है, गाड़ी जब बनता है तो एक एक गाड़ी को टेस्ट किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब पेन बनता है तो एक एक पेन को टेस्ट नहीं करते, पेन में बैच टेस्टिंग करते हैं। अगर यूनिट लेवल टेस्टिंग हो रहा है तो ज़्यादा यूनिट अगर आप बनाओगे तो ज़्यादा टेस्टिंग कॉस्ट आएगा। बैच लेवल में बैच के हिसाब से कि एक एक बैच अगर जितना भी यूनिट बनाते हो एक बैच में, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका साल में नंबर ऑफ बैचेस बढ़ेंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगा। जैसे बैच के लिए सेटअप कॉस्ट होता है, वैसे ही बैच लेवल टेस्टिंग होता है, बैच इंस्पेक्शन बोलते हैं। जितना नंबर ऑफ बैचेस होगा उतना ज़्यादा आपका कॉस्ट आएगा। प्रोडक्ट लेवल में जितना ज़्यादा प्रोडक्ट आपकी कंपनी में होगा उतना ज़्यादा ये कॉस्ट आएगा। जैसे प्रोडक्ट का मोल्ड्स होता है, डाइस होता है, तो मोल्ड्स और डाइस जितने प्रोडक्ट होंगे उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। हर प्रोडक्ट का मोल्ड और डाइस अलग होता है, ठीक है। फिर प्रोडक्ट लेवल पे एडवर्टीजमेंट होते हैं, हर प्रोडक्ट का अपना अलग एडवर्टीजमेंट होता है। तो प्रोडक्ट लेवल जितने ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे उसका एडवर्टीजमेंट कॉस्ट बढ़ जाएगा। फैसिलिटी लेवल मतलब होता है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट मतलब जैसे कि ऐसे कॉस्ट जिसका किसी भी प्रोडक्ट से कोई ताल्लुकात नहीं है बट वो लगेगा ही कंपनी में, जैसे कि रेंट हो गया, कैंटीन हो गया, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए नहीं है वो, ठीक है। कोई मान लीजिए जनरेटर हो गया, ये सब जो बेसिक कॉस्ट होते हैं जो कॉमन लगते हैं हमेशा, नॉर्मली आप ओवरहेड में भी पढ़ते हैं कि ये कॉमन कॉस्ट है जिसका किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट से ताल्लुकात नहीं है, वो फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी में क्लासीफाई होता है, ठीक है। सो स्टेप्स हमने बता दिया, टाइप्स बता दिया। एडवांटेजेस क्या एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का, कि सबसे बड़ा एडवांटेज है ये एक्यूरेसी देता है, कॉस्टिंग को बेटर तरीका से एस्टिमेट कर रहा है। तो ऑफकोर्स प्राइसिंग भी आप कॉम्पिटिटिव वे में ऑफर कर सकते हो, कस्टमर जैसा चाहे वैसा प्राइस कर सकते हो। फिर आप अगर जैसे डिपार्टमेंट वाइज कॉस्टिंग करते हो ना तो टोटल में आपको दिखता है बस इतना खर्चा है सबसे लेना है, बट एक्टिविटी वाइज में जब आप जितना ब्रेक कर करके कॉस्टिंग करते हो तो आपको लगता है अच्छा इस एक्टिविटी पे इतना खर्चा हो जाता है, आपको अवेयरनेस आता है अच्छा इतना सा एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम लोग को पता ही नहीं था कि इसमें इतना खर्चा हो रहा है। तो आपको कॉस्ट कंट्रोल करने का आइडियाज़ आता है, आपको ऐसा लगता है कि कौन सा एक्टिविटी हम हटा ही दें तो भी हमारा काम होगा। तो जो एक्टिविटी हम हटा देते हैं फिर भी हमारा काम नॉर्मल चल रहा होता है, प्रोडक्ट आराम से बन रहा होता है, उस एक्टिविटीज़ को हम लोग बोलते हैं नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। तो हम लोग को पता चलता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से कि कौन सा वैल्यू एडिंग है, कौन सा नॉन वैल्यू एडिंग है। नॉन वैल्यू एडिंग को हटा देने से कॉस्ट बचता है, कॉस्ट रिडक्शन थ्रू एलिमिनेशन ऑफ नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़। फिर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हर एक एक्टिविटी पे फोकस है तो पता चलता है कहाँ पे हम लोग का प्रॉब्लम एरियाज़ है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा लग रहा है तो पता चल जाता है प्रॉब्लम एरियाज़ है, कहाँ पे काम कम हो रहा है। हेल्पफुल टू प्राइस मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस थ्रू सेम फैसिलिटी। सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अगर एक ही जगह पर बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं तो जो प्रोडक्ट जितना आपका रिसोर्स को यूज़ करेगा उसके हिसाब से प्राइसिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करके देगा। लिमिटेशंस ऑफ एबीसी क्या है कि ये भैया अगर छोटा कंपनी है तो फ़ायदेमंद नहीं है, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं फ़ायदेमंद नहीं है, कॉस्टली है, ये सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना कॉस्टली है, आपका बेनिफिट आने में लॉन्ग टर्म लगेगा और कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं एक्टिविटीज़ और उसका कॉस्ट ड्राइवर को खोजना, ठीक है। तो लिमिटेशन क्या है एक बार फिर से कि छोटा कंपनी के लिए फ़ायदेमंद नहीं है, एक प्रोडक्ट बनाते हो फ़ायदेमंद नहीं है,
बेनिफिट आने में टाइम लगेगा, एक्टिविटी और उसका ड्राइवर खोजने में टाइम लगता है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉस्ट लगता है। को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो अगर एबीसी, तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, स्टाफ ट्रेनिंग करना पड़ेगा, प्रोसेस का स्पेसिफिकेशन आपको डिफाइन करना पड़ेगा, फिर एक्टिविटी क्या होगी उसको डिफाइन करना होगा, ड्राइवर सिलेक्शन करना होगा और कॉस्ट को कंप्यूट करना होगा। ये सब करोगे तो ही आपका एबीसी आपका इम्प्लीमेंट करना आपको पॉसिबल लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसमें स्टाफ का ट्रेनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके अलावा बाकी तो एक्टिविटी, ड्राइवर और कॉस्ट कंप्यूटेशन तो आपको करना ही है। नेक्स्ट आ रहा है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट और एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मतलब है कि पूरा मैनेजमेंट का फोकस आपका एक्टिविटी के ऊपर चला जाएगा, जिससे कि वो देखेंगे हर एक्टिविटी में कहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, कहाँ पे कम लग रहा है, एक्टिविटी वाइज वो वेरिएंस निकालेंगे। फिर वो एक्टिविटी वाइज ही अपना फिक्स कॉस्ट को सोचेंगे, तो एक्टिविटी वाइज ब्रेक इवन भी सोचेंगे। फिर वो ऐसे सोचेंगे कि एक्टिविटी में कि कौन सा एक्टिविटी रखें नहीं रखें, तो वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कौन सा है, नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी कौन सा है, वो खोजेंगे। वैल्यू एडिंग एक्टिविटी वो होते हैं जिनको रखना ही पड़ेगा, जिसको हटा दोगे तो प्रोडक्ट बनेगा नहीं। नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी ऐसा है जिसको हटा देंगे तो भी प्रोडक्ट बनेगा आराम से, वो बस आप एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, उसको हटा सकते हो आप। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आप एलिमिनेट करने से कॉस्ट बहुत बचता है। तो एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट का मेन रोल यही होता है कि आपका कंपनी का परफॉर्मेंस को बढ़ाए बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज, बाय doing variance analysis of activity cost, by eliminating non value adding activities। ओके, ऐसे एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में बहुत सारा ज्ञान है, मैं अपने आपको बहुत जगह रोक रहा हूँ। एक होता है उसमें फिर ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि एक्टिविटीज़ जो अभी चल रही है उसको भी अलग तरह से करेंगे, जिससे कि हमारा फ्यूचर में परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हो, ईजी टू एसरटेन कॉस्ट हो और उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगे भी नहीं। मतलब पूरा एक्टिविटी का स्ट्रक्चर को ही बदल देता है एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट में, कि आज इस एक्टिविटी का फ्लो को फॉलो कर रहे हैं, कल नया ही एक्टिविटी का फ्लो को फॉलो करेंगे। तो वो सब आइडियाज़ तभी आएगा ना जब आपके पास एक्टिविटी का लिस्ट होगा, आप देखोगे कहाँ कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है, क्या तरीका फॉलो हो रहा है, फिर आप उसी एक्टिविटी को हटाने का कोशिश करोगे, उससे कॉस्ट बचता है क्या, लाइक दैट। ठीक है, फिर आ रहा है एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग क्या हुआ, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में इट इज़ अ टूल टू आइडेंटिफाई 3 की एलिमेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल बजट बनाते हैं ना, अपने बजट में क्या करते हैं, मटेरियल का कॉस्ट, लेबर का कॉस्ट, ओवरहेड का कॉस्ट। ओवरहेड में 2 डिपार्टमेंट है तो 2 डिपार्टमेंट का एस्टिमेटेड कॉस्ट होगा। अभी बस उसी के जगह क्या होगा, एक्टिविटीज़ आ जाएंगे वो डिपार्टमेंट्स की जगह, तो हर एक्टिविटी का भी तो कॉस्ट एस्टिमेशन करना चाहिए। कॉस्ट एस्टिमेशन करने का फ़ायदा क्या है ना, वो आपको आइडिया देता है कि आपका इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को स्मूथली एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या क्या खर्चा लगना है, उस खर्चा के पीछे रिसोर्स होगा, वो रिसोर्स कहाँ से आएगा, उसका मतलब अलाइनमेंट बहुत स्टार्टिंग से ही हो जाता है, तो काम करने में दिक्कत नहीं आता है। एस्टिमेट बनाने का या बजट बनाने का मेन मकसद यही होता है कि आपका एक्टिविटी का जो कॉस्ट है वो अगर आपको पता है तो आपको पता है उसके पीछे रिसोर्स क्या लगेगा, वो सब प्रॉपरली अलाइन हो जाते हैं और फिर आपको कॉस्ट का भी आइडिया हो जाता है, तो आप बाद में एक्चुअल कॉस्ट देख सकते हो, कंपेयर करके डिफरेंस भी अंडरस्टैंड कर सकते हो। तो मेन एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग में क्या होता है, आप पता लगाते हो कि टाइप ऑफ वर्क मतलब एक्टिविटी के अंदर काम क्या है, दूसरा कितना काम करना है, क्वांटिटी ऑफ वर्क, और तीसरा उसका कॉस्ट क्या है। इट हेल्प्स टू एनालाइज द रिसोर्स और इनपुट और कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। रिसोर्स, इनपुट और कॉस्ट ऑफ ईच एक्टिविटी। आपको बजट बनाने की बेसिक फ़ायदा बजट का ही है। बजट का मेन फ़ायदा यही है कि आपको पता चलता है कि उस काम के पीछे कितना रिसोर्स लगेगा, क्या कॉस्ट लगेगा, और एट द एंड ऑफ द पीरियड हम उसको एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करके अपना परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कर सकते हैं। एक स्टूडेंट है हमारे जो ऑल इंडिया रैंक 1 लाए थे, जिनका नाम अभय बाजोरिया है। लास्ट एग्ज़ाम में उनका वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल में हमेशा टॉप में रहता है, आप देखेंगे सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल में होम पेज में जाते ही आपको उनका ही वीडियो दिखेगा। उन्हें बहुत एक अच्छी बात कही थी अपने वीडियो में कि सर जो पढ़ाते हैं ना जैसे कॉस्टिंग, तो कॉस्टिंग इतना ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है कभी बीच में जाके कि लगता है अपने आसपास जो भी चल रहा है सब कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही चल रहा है। ठीक है, तो उस समय जैसे वो बोलते थे जब हम पढ़ाई करते थे, अपना सेल्फ स्टडी करते थे, तो हम एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट को बहुत यूज़ करते थे। मतलब कैसे, तो वो कह रहे थे कि सर जैसे अपने पढ़ाई जब करते हैं ना तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है अपने पढ़ने में भी, सेल्फ स्टडी करने में भी। तो मैं दिन भर में सोचता था कि मैं आज क्या क्या किया और उसमें से क्या क्या मेरा वैल्यू एडिंग था, क्या क्या नॉन वैल्यू एडिंग था। वैल्यू एडिंग था मतलब हम सोचते थे कि ये तो मेरे को करना ही करना था, इसके बिना तो मैं पास नहीं हो सकता था। और नॉन वैल्यू एडिंग मतलब मैं क्या क्या आज ऐसा कर गया जो मुझे नहीं करने से भी चलता। करेक्ट। अब जैसे नॉन वैल्यू एडिंग एक बार में एलिमिनेट नहीं भी होता है, धीरे धीरे एलिमिनेट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपका बुक्स आप इधर उधर रख देते हो, कभी पढ़ते हो जहाँ वहीं रख के आ जाते हो,
और फिर वापस सही जगह ले जाके सही तरीके से रखते नहीं हो, तो नेक्स्ट टाइम जब उस सब्जेक्ट की बारी आती है तो बुक्स ही नहीं मिलते हैं। अब बुक सर्च करने में टाइम चला जाता है, तो सर्च करना, बुक सर्चिंग एट द टाइम ऑफ दिस सेल्फ स्टडी पीरियड इज व्हाट एक्टिविटी, ऑफ कोर्स नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। उससे तो कोई पास नहीं हो रहा, बुक सर्च किया तो बोल के पास तो नहीं होगा ना। तो आपको ऐसे खोजना चाहिए अपना दिनचर्या में क्या क्या आप नॉन वैल्यू एडिंग काम कर रहे हो। अभी जैसे क्लास कर रहे हो तो वैल्यू एडिंग है, बट क्लास करने के बाद फिर कोई इधर उधर का एंटरटेनमेंट वीडियो देखने लग गए तो नॉन वैल्यू एडिंग हो गया। तो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज़ को खोजो और हटाते चलो, वैल्यू एडिंग बचेगा। तो आप एक तरह से अपना भी एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट करो। उनका वीडियो देखिएगा अगर फुर्सत हो, वो वीडियो ऐसे नॉन वैल्यू एडिंग है बट लॉन्ग टर्म के लिए वैल्यू एडिंग है। वो वीडियो देखना अभी के लिए नॉन वैल्यू एडिंग है, बट ऐसा लगे कि आज का टारगेट पूरा हो गया, सब कुछ पढ़ लिया था जो जो आज पढ़ना था, उसके बाद भी समय बच रहा है, तो वो अभय बाजोरिया का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको भी बहुत इंसाइट्स मिलेंगे। ठीक है, सो फ्रेंड्स, इसके साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग भी खत्म हुआ और इसके साथ हमने सीए इंटर का पूरा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग खत्म कर डाला, मतलब सीए इंटर का पूरा कॉस्टिंग सब्जेक्ट ही खत्म कर दिया। ओके, आई होप आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आपको सबसे ज़्यादा अभी करना क्या है, पास्ट पेपर उठाना है। पास्ट पेपर 4 टर्म अभी तक हुआ है, मई 18, नवंबर 18, मई 19, नवंबर 19, ये चारों टर्म का पेपर अच्छे से सॉल्व कर डालना है। ये पेपर सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत ऊपर चला जाएगा। एक दो क्वेश्चन ऊपर से जाएंगे तो उसको सीख लेना है कि कहाँ उसमें नया ट्रिक है, और जो इजी क्वेश्चन है उसको करने से आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अच्छा एग्ज़ाम का ये लेवल होता है, मेरे से हो रहा है। अगर ये हो रहा है ऐसा फील आ गया तो आप ज़रूर पास कर जाएंगे। कॉस्टिंग में 60 नंबर आपका कहीं नहीं गया हुआ। एग्जामेशन मुझे चाहिए, और अगर आता है एग्जामेशन तो नॉर्मल है, मैं ये बोलूँगा, ऐसा नहीं कि बहुत एबनॉर्मल है, आपने बहुत अच्छा कुछ किया, ऐसा नहीं। एग्जामेशन तो यहाँ आता ही आता है। ज़रा सा आपका सीरियसनेस का ज़रूरत है और ज़रा सा स्ट्रेटेजी प्लानिंग का ज़रूरत है कि एज इन कि एग्ज़ाम में क्या आता है वो थोड़ा सा आपको पहले से पता हो, दैट्स ऑल। ओके, और सीएमए वालों के लिए, ग्रुप 2 वालों के लिए थोड़ा सा और चैप्टर्स बाकी है, और सीएमए वालों का थोड़ा सा और पढ़ाई बाकी है, वो सब हम लोग करेंगे उनके साथ। आप फ़िलहाल सीए वाले एंजॉय करिए, कॉस्टिंग अच्छे से पढ़िए। ओके, और ये सारा वीडियोस, जो भी कॉस्टिंग का वीडियोस है वो सब रिकॉर्ड हो चुका है, और रिकॉर्डेड वीडियोस हम लोगों के वेबसाइट पे होस्ट किया गया है। थोड़ा सा नॉमिनल फ़ीस दे के आप अवेल कर सकते हैं। आपके कोई दोस्त हैं जो क्लासेस मिस किए हैं, जो आपको लगता है कि आपको अगर फ़ायदा हुआ इस क्लास को करने से, तो उनको ज़रूर बताएं और उनको भी मौका दें कि थोड़ा बहुत वीडियोस यूट्यूब में भी आप नहीं तो अगर पे करके पूरा नहीं ले पा रहे, कोई बात नहीं, जितना यूट्यूब में उतना तो कर ले। वो सब चैप्टर्स भी इम्पॉर्टेंट ही है, वो सबको भी कर लिया जाए। जैसे मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आप देखोगे हमने यूट्यूब में डाल दिए, तो वो सब तो कम से कम जो है उतना तो कर ले, उससे तो फ़ायदा हो उनको। ठीक है, और आपको रिवीजन क्लासेस कॉस्ट का करके कैसा लगा, इसका फीडबैक मुझे चाहिए। ये फीडबैक के लिए एक फॉर्म हम निकुंज सर आपको टैक्स क्लास में शेयर करेंगे, वो फीडबैक प्लीज़ ज़रूर से लिखिएगा। और उसके अलावा मैं ये चाहता हूँ कि आप अगर कॉस्ट क्लास के लिए स्पेशली कुछ लिखना चाहते हो तो आप इंस्टा, फेसबुक कहीं पर भी मुझे लिख सकते हैं। आपको पता ही है हमारा फेसबुक आईडी, इंस्टा आईडी, मेरा पर्सनली, आप कहीं पर भी लिख सकते हो, मैं उसको फॉलो ज़रूर करूँगा। और बदले में आपसे यही चाहिए था कि आप क्लास करें। ये रिवीजन क्लास के पीछे मकसद ये था कि आप क्लास करें। ये मकसद ये नहीं है हमारा कि हम आपसे इससे कमा लें, बट मकसद ये कि आप क्लास करें, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, और ये सारे नोट्स भी बनाने का एफ़र्ट अलग से देने का यही मकसद था कि आप क्लास करें और बहुत अच्छे से पास हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, होप यू पास विथ फ्लाइंग कलर्स, एंड आई विल सी यू सून इन कॉस्टिंग फाइनल क्लासेस। कॉस्टिंग फाइनल क्लास आपका इंतज़ार कर रहा है, और कॉस्टिंग फाइनल में जैसे जहाँ पे शुरू होता है वहाँ से कॉस्टिंग फाइनल शुरू होता है। कॉस्टिंग फाइनल में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हम लोग 3 क्लास तक पढ़ते हैं, और एकदम डेप्थ में घुस के समझते हैं कि उसका क्या क्या तरह का सम्स हो सकता है। जो चीज़ इंटर में बेसिक लेवल पे पढ़ते हो, फाइनल में एकदम एडवांस लेवल पे वो सबको पढ़ाया जाता है। जैसे बजट, मार्जिनल स्टैंडर्ड का बहुत एडवांस लेवल होता है वहाँ पर, तो बड़ा मज़ा आता है कॉस्टिंग फाइनल में। एंड एज यू नो, कॉस्टिंग फाइनल में एसजीसी का बहुत ज़्यादा नाम भी है, तो आपको कहीं पर भी ये सोचने का ज़रूरत ही नहीं है कि कहीं और जाना है, कुछ समझने में लाने का ज़रूरत ही नहीं है। एकदम आँख बंद करके आप विश्वास करिए। और इवन कॉस्टिंग इंटर में भी हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप देख रहे हैं आपके साथ। तो अगले टर्म यदि कोई स्टूडेंट आपका या भाई आपका, हमारे लिए जो स्टूडेंट बनना चाहता है, भाई, दोस्त, बहन, जो भी, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, जैसा भी, आप ज़रूर उनको पुश करके बोले कि यहीं पढ़ो,
बोलने से क्या पता बात बनती है। कई बार आप बोलते हो कि देख लो देख लो देख लो, करने से नहीं होता। आपका फ़र्ज़ बनता है कि उनको भी सही जगह पहुंचाया जाए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर बोले, नहीं लगा हो तो कोई बात नहीं है भाई, हम सह लेंगे। ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से मन लगा के पढ़िए और पास होइए। पासिंग मार्क मेरे लिए 60 है, 60 बिना पास नहीं। हमारे स्टूडेंट्स का पास में 87, 92, 97 नंबर तक आया कॉस्टिंग में, 97, कैन यू इमेजिन। हमने उनको कभी ऐसे हाईलाइट नहीं किया क्योंकि उस समय हम लोग उतना माथा नहीं लगाते थे वो सब मार्केटिंग करने में, बट 97 नंबर तक आया हुआ कॉस्टिंग में 100 में। तो आपका भी आ सकता है, आप भी उनमें से ही एक हो, बट आपको एफर्ट देना पड़ेगा। एफर्ट ये कि पहले पास पेपर का जितना समय जल्द से जल्द उसको घाट के ख़त्म करिए, एक भी सम, और कोशिश करिए कि उसका सॉल्यूशन नहीं देखेंगे हम, अपने आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, अपने आप सॉल्यूशन करेंगे। अगर हो सके तो एक बार पूरा सिलेबस को गो थ्रू कर लीजिए, फिर उसको अटेम्प्ट करिए। इससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरे से कॉस्टिंग हो रहा है। 4 ही टर्म का पेपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और उसको करना ही करना है, किसी भी समय की कीमत पे करना है। कैसे भी समय निकालिए और जल्द से जल्द करिए। उसमें कोई डाउट आउट आता है आप हम लोग से अलग से पूछ लीजिए, बट आप अपने एफर्ट पे देखिए उस पेपर में कितना ला रहे हो। पहला पेपर सॉल्व करिए, देखिए कितना मार्क्स आता है, दूसरा सॉल्व करिए कितना मार्क्स आता है, तीसरा सॉल्व करिए कितना मार्क्स आ रहा है। ठीक है, अगर आपका बुरा से बुरा में 60 भी आ रहा है ना, अगर पास पेपर में घर पे सॉल्व करके, तो एग्ज़ाम में आराम से 70 आएगा। एग्ज़ाम में 10 से 20% ज़्यादा नंबर आता है। जो आपका पास पेपर अपने आप सॉल्व करके आता है, एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है। इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, एग्ज़ाम में थोड़ा सा हमारा माथा और ज़्यादा स्थिर रहता है। घर में जब करते तो माथा डाइवर्टेड रहता है, तो एग्ज़ाम हॉल में 20% ज़्यादा नंबर आता है। ठीक है, अगर 100 में 100 आ रहा है तो 120 तो नहीं आएगा, और 100 पे कैप है, बट फिर भी ये मेरा एक मतलब रफ आइडिया है कि जो करते उसमें एग्ज़ाम में थोड़ा सा ज़्यादा ही नंबर लाते हैं हम लोग। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडिंग।